नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पाकिस्तान से सटी लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गश्त कर रही आर्मी की एक पेट्रोल टीम लैंड माइन विस्फोट की चपेट में आ गई। 5 दिन के यूरोपीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे दिन शनिवार को G20 समिट में भाग लिया। हेड स्पीच पर भारत में दोहरे मानदंड अपनाने के सवाल पर फेसबुक को संगीन सवालों का सामना करना पड़ रहा है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में नई सियासी पारी पर अड़िग हैं। अमरिंदर ने कांग्रेसी नेताओं के साथ किसी तरह की बातचीत से भी इनकार कर दिया है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम खबरों के साथ, जहां देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है और इसी मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की है। पटेल की 145वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिकॉर्डेड वीडियो संदेश के माध्यम से समारोह को संबोधित करेंगे। सरदार पटेल ने 560 रियायतों को भारत में मिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। राष्ट्र को एकजुट करने के लिए सरदार पटेल के लिए प्रयासों के लिए हर साल उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पाकिस्तान से सटी लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गश्त कर रही आर्मी की एक पेट्रोल टीम लैंडमाइन विस्फोट की चपेट में आ गई। सूत्रों की माने तो परिपंजाल रीजन के नौशेरा सुंदरबनी सेक्टर में शनिवार शाम को हुई घटना में 3 जवान घायल हो गए हैं। उन्हें आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जम्मू रीजन के डिफेंस प्रवक्ता के मुताबिक घायलों में शामिल एक लेफ्टिनेंट और एक सिपाही शहीद हो गए, जबकि एक अन्य जवान की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। सूत्रों का कहना है कि लैंडमाइन की घटना की जांच शुरू की जाएगी। अब यह स्पष्ट नहीं है कि लैंडमाइन एलओसी पर आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए सेना की तरफ से बिछाई गई थी या किसी आतंकी संगठन ने आर्मी पेट्रोल को निशाना बनाया था। डिफेंस प्रवक्ता के मुताबिक लैंडमाइन विस्फोट में शहीद होने वालों में लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार और सिपाही मनजीत सिंह शामिल हैं। ऋषि कुमार बिहार के बेगूसराय निवासी थे, जबकि मनजीत पंजाब के बठिंडा जिले के सिरेवाला गांव के रहने वाले थे। लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार की शहादत की सूचना मिलते ही बेगूसराय में मातम और सन्नाटा पसर गया है। ऋषि कुमार बेगूसराय जिले मुख्यालय के प्रोफेसर कॉलोनी निवासी राजीव रंजन के पुत्र थे और 1 साल पहले ही सेना में ज्वाइन किया था। उन्होंने मूलतः लखीमसराय के पिपरिया के निवासी थे, लेकिन कई दशक पूर्व से ही जीडी कॉलेज के समीप पिपरा रोड में घर बनाकर रह रहे थे। दादाजी के रिफाइनरी में कार्यरत होने के कारण यहीं बस गए थे। तो 5 दिन के यूरोपीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे दिन शनिवार को G20 समिट में भाग लिया। इटली की राजधानी रोम में ही हो रही समिट में पीएम मोदी ने G20 देशों के लीडर से वादा किया था कि भारत अगले साल के अंत तक कोविड-19 वैक्सीन के करीब 5 अरब डोज बनाएगा। वैक्सीन की ये डोज केवल भारतीयों के लिए नहीं होगी, बल्कि इन्हें पूरी दुनिया को दिया जाएगा। इस दौरान वर्ल्ड लीडर्स ने करीब देशों के लिए वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाए जाने पर रजामंदी जताई। हालांकि पीएम मोदी ने G20 देशों से भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के WHO से इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दिलाने में मदद मांगी है। इस वैक्सीन का निर्माण भारतीय कंपनी भारत बायोटेक ने किया है। मोदी ने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल मिलने पर नई दिल्ली को 5 अरब वैक्सीन बनाने का टारगेट हासिल करने में आसानी होगी। रोम में मोदी ने G20 के ग्लोबल हेल्थ एंड ग्लोबल इकोनॉमी सेशन में भाग लिया। इसके साथ ही मौजूद विदेश सचिवालय हर्षवर्धन श्रृंखला ने बताया कि प्रधानमंत्री ने G20 देशों के लीडर्स को भारत की मेडिकल सप्लाई के बारे में बताया है। पीएम ने बताया कि कोविड-10 महामारी की शुरुआत के बाद ही भारत 150 देशों को मेडिकल सप्लाई दे चुका है। श्रृंखला ने बताया कि प्रधानमंत्री ने भारत में 1 अरब लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज दिए जाने पर अपनी सरकार की सफलता की जानकारी दी है। समिट की शुरुआत में हुए सेशन में मोदी और इटली के पीएम मारियो ड्रागी ने एनर्जी के क्षेत्र में मिलकर काम करने की सहमति जताई है। G20 के सभी नेताओं ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ फोटो खिंचाई। इसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी और हेल्थ पर सेशंस भी किए। तो हेड स्पीच पर भारत में दोहरे मापदंड अपनाने को सवाल को लेकर फेसबुक को संगीन सवालों का सामना करना पड़ा है। इस मुद्दे को लेकर देश में राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। देश ने सोशल मीडिया दिग्गज की घेरबंदी करते हुए सवालों की एक लंबी फहरिस्त फेसबुक चीफ मार्क जुकरबर्ग को भेजी है। दूसरी ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति पर भी इस मामले में
पहलकदमी का दबाव बढ़ गया है। आईटी मंत्रालय के सूत्रों की माने तो फेसबुक पर हेट स्पीच संबंधी ताजा खुलासों को लेकर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके लिए फेसबुक को पत्र लिखकर 25 से अधिक सवाल पूछे गए हैं। कंपनी से पूछा गया है कि वह भारत में हेट स्पीच को रोकने के लिए दोहरे मापदंड क्यों अपना रही है। यह भी उसने इंडिया स्पेसिफिक क्या कदम उठाए हैं ताकि फेसबुक का इस्तेमाल वैमनस्य फैसले के लिए ना हो और हेट स्पीच रोकने के लिए उसकी अन्य देशों में पॉलिसी, अमेरिका में किए जा रहे उपायों और भारत में किए जा रहे खर्च की तुलना भी पूछी गई है। यह सवाल इस लिहाज से अहम है कि भारत में 40 करोड़ एफबी यूजर्स होने के बावजूद कंपनी हेट स्पीच रोकने के 86% खर्च अमेरिका में करती है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में नई सियासी पारी पर अड़िग हैं। अमरिंदर ने कांग्रेसी नेताओं के साथ किसी तरह की बातचीत होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अब तालमेल का वक्त नहीं बचा है। उन्होंने कहा है कि काफी सोच विचार कर उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया है और वो इस पर कायम है। उन्होंने सोनिया गांधी के सपोर्ट के लिए उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि अब वो कांग्रेस में ही नहीं रहेंगे। कैप्टन को लेकर चर्चा थी कि कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं ने उनसे बातचीत की है, उन्हें कांग्रेस में रोकने की कोशिश की जा रही। हालांकि अमरिंदर ने इन बातों को नकार दिया है। उन्होंने फिर कहा कि मैं जल्द ही अपनी पार्टी लॉन्च करूंगा जिसमें भाजपा और अकाली दल के बागी धड़े के पंजाब चुनाव लड़ूंगा। हालांकि ये सब किसान आंदोलन का मुद्दा हल होने के बाद ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब और किसानों के हित में वो एक मजबूत ताकत बनाएंगे। हालांकि कैप्टन को लेकर पंजाब से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ चुकी है। कांग्रेस को अगले विधानसभा चुनाव में कैडर वोट बंटने का डर सता रहा है। कांग्रेस समझ चुकी है कि अमरिंदर भले ही जीत सके लेकिन उनकी जीत के लिए खतरा जरूर बनेंगे। कांग्रेस अमरिंदर को नई पार्टी बनना, चुनाव लड़ने से रोकना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं से उनकी मुलाकात और बात हुई है और हालांकि अमरिंदर ने उन्हें स्पष्ट जवाब भी दे दिया है। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से। सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। जवानों, जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के गोंदिया में शनिवार को कहा कि भविष्य में सहयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलदर से मुलाकात कर उनसे अपने खिलाफ कर रही बयानबाजी की शिकायत की है। वानखेड़े ने उपाध्यक्ष को अपने दलित होने का सबूत भी सौंपा और मदद की गुहार लगाई है। गोंदिया में मंत्री मलिक ने आगे कहा कि समीर वानखेड़े ने एक प्राइवेट आर्मी बना रखी है जिसमें फ्लेचर पटेल, आदिल उस्मानी, केपी गोसावी, मनीष भानुशाली जैसे कई लोग शामिल हैं। नवाब मलिक ने कहा कि ये सभी लोग घर में घुसकर ड्रग्स रख रहे हैं और लोगों को फंसा रहे हैं। मलिक ने कहा कि कल फर्नीचर वाला नाम की एक लड़की ने बताया कि जब वानखेड़े ने उसकी बहन को पकड़ा तो वहां भी फ्लेचर पटेल मौजूद था। मलिक आरोप लगाया कि क्रूज पर एक बड़ी रेप पार्टी हुई और उसके आयोजकों ने मुंबई के एक रेस्टोरेंट से खाने के साथ ड्रग्स मंगवाया था। आने वाले समय में वे इसके सबूत भी सबके सामने रखेंगे। मलिक ने कहा कि उनके पास इस संबंध में जो भी सबूत है वे एनसीबी के डीजी को भेजने जा रहे हैं। मलिक के मुताबिक रेड के दौरान ड्रग्स को मौके से जब्त नहीं किया गया, गवाहों से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए। मलिक ने यह भी कहा कि आने वाले समय में काशिफ खान के खिलाफ भी और सबूत सामने रखेंगे। तो गुजरात में भचाऊ तहसील के नेर गांव में भगवान राम के दर्शन करने आया एक दलित परिवार को महंगा पड़ गया। गांव के ही करीब 17 लोगों ने परिवार पर जानलेवा हमला करके सभी को लहूलुहान कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमलावरों ने उनके मोबाइल भी छीन लिए और जाते जाते उनकी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त कर दी हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है जबकि अन्य 12 की तलाश जारी है। मामला 26 अक्टूबर का है, जहां सुरेंद्र नगर जिले की दासादा सीट के कांग्रेसी विधायक नौशाद सोलंकी के वीडियो शेयर करने के बाद मामला सामने आया है। भचाऊ पुलिस के मुताबिक 26 अक्टूबर को नेरगांव
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। इसी मौके पर काफी संख्या में लोग नेरगांव जमा थे। गांव में ही रहने वाला पीड़ित दलित परिवार भी मंदिर पहुंचा था। इसके बाद गांव के 17 शख्सों ने पीड़ितों के घर पर हमला बोल दिया था। आरोपियों ने अधेड़ महिला को भी नहीं छोड़ा था। परिवार को लहूलुहान करने के बाद लूटपाट और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की थी। सोलंकी का वीडियो वायरल होते ही कच्छ के भाजपा सांसद विनोद भाई चावड़ा ने गुजरात के गृह मंत्री को पत्र लिखकर घटना की निंदा करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द अरेस्ट करने की मांग की है। पत्र में चावड़ा ने लिखा है कि ऐसी घटनाएं समाज में वैमनस्य फैलाती हैं, इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। घायलों को भुज के जीके जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। हालांकि अन्य 12 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। भुज के डीसीपी झाला के अनुसार आरोपियों को पकड़ने में जुटी पुलिस की 9 टीमें लगाई गई हैं। आरोपी गांव से फरार बताए जा रहे हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गोवा में दिए बयान में पंजाब में राजनीति गर्मा चुकी है। राहुल ने गोवा में कहा कि हमने पंजाब में किसानों के सब कर्जे माफ कर दिए हैं, चाहे जो लोग पंजाब जाकर उनकी कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। राहुल के इस बयान पर अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल मैदान में कूद पड़े। उन्होंने सीएम चरणजीत चन्नी को टैग करते हुए लिखा कि राहुल गांधी को पंजाब की हकीकत के बारे में बताएं। पंजाब में किसानों से जुड़े हर मुद्दे पर राजनीतिक दल एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले से पीछे नहीं हटते। गोवा में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा कि हमने किसानों के कर्ज माफ करने के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा, सरकार बनने के बाद इस वादे को पूरा किया। आप लोग पंजाब जाकर इसे कंफर्म कर सकते हैं। हमारे मैनिफेस्टो में जो भी है वो सिर्फ वादा नहीं बल्कि गारंटी है। राहुल गांधी का बयान आते ही अकाली प्रधान सुखबीर बादल ने हमला बोल दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि इस बयान के बारे में वो पूरी और बिना शर्त कर्ज माफी की रिपोर्ट शेयर करें, जिसके बारे में उन्होंने 2017 में पंजाब के किसानों से वादा किया था। सुखबीर ने कहा कि राहुल बताएं कि किस किसान का कितना कर्जा माफ किया गया है। इसी के बाद में उन्होंने सीएम चन्नी को हकीकत बताने को भी कहा है। तो देश में अब तक सिर्फ झूठ ही पढ़ाया गया, झूठ बोला गया, विश्व गुरु भारत के इतिहास को बदला गया। आजादी से पहले, आजादी के बाद तक भारत में एजेंट बैठाकर लेखक और इतिहासकारों से अपने पक्ष में लिखवाया गया। ऐसा बताया गया जैसा सभी खोज विदेशियों ने ही की है। भारत ने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। यह बात मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्यों की एक्सपोजर विजिट एवं कार्यशाला के समापन पर कही। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद शिक्षा को लेकर कई प्रयास किए गए, लेकिन अब हम ठीक दिशा में पढ़ रहे हैं। मंत्री परमार ने कहा कि अब तक झूठ बोला गया, गलत पढ़ाया गया, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। इस कारण शिक्षा के क्षेत्र में इतनी गिरावट आई है। भारत की परंपरा में शिक्षा बाजार नहीं है। शिक्षा रोजगार दे सकती है, लेकिन स्वयं शिक्षक बाजार पर आश्रित नहीं है। इस सोच को बदलने के लिए सकारात्मक वातावरण बनाएं। प्राथमिक स्तर का शिक्षा गिरता ही जा रहा है, उसे उठाने की जरूरत है। अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग भारत को बाजार समझकर काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए परंपरागत कौशल को गांव-गांव में समाप्त करने की कोशिश है। मंत्री परमार ने कहा कि शिक्षा विभाग सिर्फ नौकरी देने के लिए नहीं है, यह समाज का निर्माण करने के लिए भी है। नकारात्मक सोच का बदलना होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम बच्चे की परीक्षा के लिए सब कुछ भूलकर उसे सफल बनाने में लग जाते हैं, वैसे ही सभी शिक्षकों को इसी मंशा से काम करना चाहिए कि हम व्यवस्था सकारात्मक से बदलने में लगे हैं। भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में लेडी चोर गैंग सक्रिय है। संत हरिदास राम नगर में सराफा बाजार में ग्राहक बनकर ज्वेलरी खरीदने पहुंची 3 महिलाओं की गैंग ने सोने के 2 कंगन चोरी कर लिए। इसका खुलासा तब हुआ जब ज्वेलरी ने स्टॉक का मिलन किया। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। इसमें महिला कंगन छिपाते दिख रही है। पुलिस को आशंका है कि इस गैंग ने शहर में पहले भी वारदात को अंजाम दिया है। धर्मेंद्र चांदनी 45 वर्ष जिनकी उम्र है, सराफा मार्केट बैरागढ़ में ज्वेलरी की उनकी दुकान है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे 3 महिलाएं दुकान पर खरीदारी करने पहुंची। तीनों ने कंगन दिखाने के लिए बोला। मैंने 7 जोड़ी कंगन दिखाने के लिए ट्रे में रख दिया था। इसी दौरान बीच में बैठी महिला ने हाथ में कंगन पहना। इसके बाद हमारी नजर से बचकर बाजू में बैठी महिला को चुपके से दे दिया। बाद में महिलाएं बोली कि उन्हें कंगन पसंद नहीं आए। इसके बाद वह दुकान से चली गई। उनके जाने के बाद व्यापारी ने कंगन गिने। इसमें करीब 25 ग्राम वजनी 2 कंगन गायब मिले। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चला कि खरीदारी करने आई महिला कंगन चुरा कर ले गई है। धर्मेंद्र ने तुरंत थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया है।
चोरी किए गए कंगन की कीमत करीब 1.25 लाख रुपए बताई जा रही है। इससे पहले भी बताया जा चुका है कि ये वारदात हो चुकी है। त्योहारों के कारण बाजार में काफी भीड़ है। भीड़ की में आड़ में महिलाएं इस तरह की वारदात को अंजाम देती हैं। पुलिस ने व्यापारियों से सजग रहने की अपील की है। त्योहारी सीजन में शहर में इस तरह की वारदात पहले भी हो चुकी है। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। जवानों, जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां जम्मू कश्मीर में शनिवार शाम हुए ब्लास्ट में बेगूसराय के लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार शहीद हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही बेगूसराय में मातम पसर गया है। ऋषि कुमार बेगूसराय जिला मुख्यालय के प्रोफेसर कॉलोनी निवासी राजीव रंजन के पुत्र थे। 1 साल पहले सेना ज्वाइन की थी। वह मूलतः लखीसराय गए थे। पार्थिव शरीर रविवार दोपहर तक बेगूसराय पहुंचने की संभावना है। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। शहीद के पिता ने बताया कि टेलीफोन पर तकरीबन 7:30 बजे सूचना मिली। पिता ने यह भी कहा कि 4 दिन पहले मां से बात की थी, बोला था बहन की शादी में छुट्टी लेकर आ रहा हूं। घटना की सूचना मिलने के बाद सेना में कार्यरत ऋषि के रिश्तेदार मौके पर पहुंच गए। इधर इकलौता पुत्र के शहीद होने के खबर के बाद से पूरा परिवार बेहाल है। ऋषि अपनी 2 बहनों के इकलौते भाई और पिता के 2 भाइयों में इकलौते चिराग थे। परिजनों ने बताया कि हम सभी ऋषि की छोटी बहन की 29 नवंबर को होने वाली शादी की तैयारी कर रहे थे। 22 नवंबर को ऋषि बहन की शादी में शामिल होने के लिए आने भी वाले थे। तो बाल मजदूरी एक कानूनन अपराध है, इस पर अंकुश लगाने वाले पुलिस का खुद इस कानून को तोड़ने का वीडियो सामने आया है। वीडियो छपरा के महिला थाने का है। इसमें एक नाबालिग लड़की महिला थाने में पोछा लगाते हुए दिख रही है। वीडियो देखने के बाद कानून की रक्षक पुलिस इसकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होने लगे। वीडियो के बारे में पूछे जाने पर महिला थाना प्रभारी ने बताया कि नाबालिग लड़की से कोई काम नहीं कराया जा रहा। उसकी नानी हमारे यहाँ सफाई कर्मी है, लड़की भी उसी के साथ आ गई है। नानी का हाथ बचाने के लिए पोछा उठाकर रखने जा रही थी, तभी किसी द्वारा इसका वीडियो बनाया गया है और जो कि वायरल हो रहा है। रीवा जिले के पनवार थाना प्रभारी ने शहडोल में सर्विस रिवॉल्वर से पत्नी की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली है। दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई है। सूचना के बाद पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस ने कमरे में ताला लगा दिया। रीवा से सुबह एफएसएल टीम के जाकर जांच करेगी। प्राथमिक तौर पर घरेलू कलह सामने आ रही है। मामले में जिम्मेदार अधिकारी खुलकर बोलने को तैयार भी नहीं है। पनवार थाना प्रभारी हीरा सिंह परस्ते पत्नी रानी परस्ते और 14 साल के बेटे और 9 साल की बेटी के साथ किराए से के मकान में रह रहे थे। उसका घर पुलिस लाइन के करीब है। हीरा सिंह मूलतः अनूपपुर जिले के खमरिया गांव के रहने वाले थे। हीरा सिंह शनिवार दोपहर 12 बजे रीवा से शहडोल बाइक से पहुंचे। दोपहर करीब 3 बजे बेटी टीवी देख रही थी, जबकि बेटा ट्यूशन ले रहा था। पत्नी रानी कमरे में ही थी। हीरा सिंह ने बेटी से टीवी की आवाज तेज करने के लिए कहा। इसके बाद खुद दूसरे कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद पटाखे जैसे चलने की आवाज आई और पड़ोसी ने बच्ची से पूछा तो उसने भी आवाज की बात कही, फिर ध्यान नहीं दिया। पड़ोसियों ने माता पिता के बारे में पूछा तो बच्चे ने कमरे की ओर इशारा कर दिया। पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। अंदर देखा तो रानी और हीरा सिंह लहूलुहान हालत में पड़े हुए थे। पास ही सर्विस रिवॉल्वर भी पड़ी थी।
पुलिस ने रिवॉल्वर को जब्त कर लिया है। हीरा सिंह की कनपट्टी पर गोली का निशान था। पुलिस के मुताबिक हीरा सिंह ने खुद के सिर की दाई और सटा कर फायर करा है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि महंगाई विश्वव्यापी समस्या है। कोविड के बाद पूरी दुनिया में महंगाई का असर है, इसलिए भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। विजयवर्गीय शनिवार को निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जबलपुर पहुंचे थे। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा चारों सीटें जीत रही है। महंगाई और किसानों के मुद्दे पर लोगों की नाराजगी के सवाल पर विजयवर्गीय बोले कि महंगाई विश्वव्यापी समस्या है। कोविड के बाद कई चीजें बदली हैं। जिस तरह से भारत ने संभलते हुए ऊंची विकास दर को हासिल किया है, उसका श्रेय मोदी सरकार की नीतियों प्रयासों को जाता है। जहां तक किसानों की बात है तो मध्य प्रदेश में नाराजगी नहीं है। यहाँ एमएसपी पर फसलों की खरीद होती है। विजयवर्गीय ने एक दिन पहले ही प्रियंका गांधी के अचानक दतिया के पीताम्बरा पीठ पहुंचने पर भी तंज कसा है। विजयवर्गीय ने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस के लोग मंदिर जाते हैं, जनेऊ भी दिखाते हैं। जनता बीजेपी के विकास कार्यों की नीतियों को पसंद कर रही है। कांग्रेस को मौका नहीं मिलने वाला है। वहीं राजस्थान की 2 सीटों के लिए शनिवार को हुए विधानसभा उपचुनाव में 70.41% मतदान हुआ है। शाम 6 बजे तक चली वोटिंग में वल्लभनगर सीट पर 41.45% और धरियावद में 59.38% मतदान हुआ। 3 बजे तक वल्लभनगर में 53.14% और धरियावद में 94.23% मतदान हुआ। दोनों सीटों पर परिणाम के निर्णायक साबित होगा मतदान का ये पहला चरण। वहीं दोपहर में तेजी से मतदान प्रतिशत बढ़ा। कांटे के मुकाबले में अंतिम चरण में पड़े वोट ही हार जीत तय करेंगे। राजस्थान में 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में मतदान पूरा हो चुका है। वल्लभनगर और धरियावद की 2 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। धरियावद विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के प्रत्याशी अपना अपना वोट डालने के लिए पोलिंग बूथों पर सक्रिय रहे। यहाँ धरियावद, लसाड़िया और झलारा 3 पंचायत समितियां हैं। लसाड़िया में यहाँ बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, वहीं झल्लारा में कांग्रेस अपनी बढ़त को लेकर संतुष्ट है। ऐसे में दोनों प्रत्याशी धरियावद पंचायत समिति में डेरा डाले हुए हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर पोलिंग बूथ के दौरे पर हैं। जहां ज्यादा प्रभाव है वे इस इलाके का दौरा भी कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे के न्यूज नेशनल। नमस्कार।